कुछ दिन पहले हमने आपको सुनाई थी उस नौजवान राष्ट्रपति की कहानी जिसने सिर्फ अपनी बहन की हिफाजत के लिए एक पूरी हुकूमत को पलट दिया था। इब्राहिम ट्राओरे, एक ऐसा नाम जिसने सत्ता को अपनी बंदूक से झुका दिया और अफ्रीका की सियासत में तूफान खड़ा कर दिया। Russia alone lost 1 million soldiers. लेकिन अगर आपको लगता है कि इब्राहिम ट्राओरे ही अफ्रीका की सबसे बड़ी क्रांति का नाम था, तो शायद आप इतिहास की सबसे खतरनाक सच्चाई से वाकिफ नहीं है, क्योंकि इसी धरती ने उससे भी खतरनाक, उससे भी साहसी और सत्ता के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द पैदा किया था। एक ऐसा शख्स जिसने सत्ता की आंखों में आंखें डालकर कहा था, अगर मेरे लोग भूखे हैं तो मुझे भी खाने का हक नहीं। एक ऐसा नेता जिसने अपने मंत्रियों को सरकारी गाड़ियों से उतार कर साइकिल पर बैठा दिया था, जिसने राष्ट्रपति बनने के बाद अपनी सैलरी इतनी कम कर दी कि लोग हंसते थे और कहते थे यह तो राष्ट्रपति नहीं कोई फकीर है, जिसने कहा था अगर मैं खुद धूप में नहीं चल सकता तो अपने लोगों को धूप में कैसे छोड़ दूं। और यही नहीं, उसने अफ्रीका के कर्जदार देशों को विश्व बैंक और IMF की आंखों में आंखें डालकर कहा था, हम कर्ज नहीं चुकाएंगे क्योंकि ये कर्ज हमारे लोगों ने नहीं, तुम्हारे लालची नेताओं ने लिया था। और जब पूरी दुनिया उसकी हिम्मत से कांपने लगी तो उसी के अपने लोगों ने उसे गोलियों से भून दिया, जिसके नाम से आज भी नेताओं की पेशानी पर पसीना आ जाता है। लेकिन सोचिए, अगर उसकी हत्या न होती तो क्या आज अफ्रीका दुनिया का सबसे ताकतवर महाद्वीप बन चुका होता? क्या गरीबी, भुखमरी और कर्ज की जंजीरें टूट चुकी होती? क्या उसका इनकलाब अफ्रीका को वो पहचान दिला चुका होता जिससे दुनिया थरथराती? या फिर क्या यह साजिश सिर्फ एक इंसान को खत्म करने की नहीं थी, बल्कि पूरे अफ्रीका के सपने को कुचलने की थी? और सबसे बड़ा सवाल, जिसने कभी अपने लिए कुछ नहीं चाहा, जिसने सत्ता को कभी अपना हक नहीं माना, वो आखिर क्यों अपने ही लोगों की गोलियों का शिकार बन गया? क्यों डर गई थी सत्ता उसकी ईमानदारी से, या उसके अपने ही उसके सबसे बड़े दुश्मन बन बैठे थे? आज हम उसी साजिश की परतें खोलेंगे जिसने एक सपने को गोली मार दी और शायद अफ्रीका से उसका सुनहरा भविष्य छीन लिया। क्योंकि कभी कभी दुनिया को बदलने का जज्बा दुनिया को ही दुश्मन बना देता है। 21 दिसंबर 1949, यही वो दिन था जब अफ्रीका की मिट्टी पर एक ऐसा लड़का पैदा हुआ जिसने आगे चलकर पूरी सत्ता के नक्शे को बदलने की ठान ली। नाम था थॉमस एसिडोर नोएल संकारा, जिसे इब्राहिम ट्राओरे अपना आइडल भी मानते हैं। इनका जन्म हुआ अपर वोल्टा के याको नाम के गांव में, जो तब फ्रांस की कॉलोनी था। घर गरीब था, परिवार बड़ा था, लेकिन सपनों की कोई सीमा नहीं थी। बचपन से ही थॉमस बाकी बच्चों से अलग था। स्कूल में उसका मन किताबों में कम, सवाल पूछने में ज्यादा लगता था। जहां बाकी बच्चे सिखाए गए सबक रटते थे, थॉमस वहां हर उस चीज पर सवाल उठाता था जो उसे गलत लगती थी। अफ्रीका में उस दौर में गरीबी, जातिवाद और गुलामी जैसी बीमारियां हवा में घुली हुई थी, लेकिन थॉमस ने बचपन में ही तय कर लिया था कि वो सिर्फ इस हवा में सांस नहीं लेगा, उसे बदल कर ही दम लेगा। 1970 में महज 21 साल की उम्र में थॉमस संकारा ने सेना में भर्ती हो जाने का फैसला लिया। शायद उसे पता था कि अगर इस सिस्टम को बदलना है तो सिर्फ बाहर से खड़े होकर नहीं, उसके अंदर जाकर लड़ना होगा। आर्मी में उसने वही किया जो उसे आता था, गलत के खिलाफ खड़ा होना। ट्रेनिंग के दौरान भी उसने अफ्रीका के इतिहास और सत्ता की राजनीति को गहराई से पढ़ा। 1974 में जब उसे अफ्रीका के बुर्किना फासो घाना बॉर्डर पर एक सर्जिकल मिशन का लीडर बनाया गया, तो उसने पहली बार अपनी लीडरशिप और हिम्मत का रंग दिखाया। वहां की जीत ने उसे सैनिकों का हीरो बना दिया। लेकिन थॉमस को सिर्फ युद्ध नहीं, देश बदलना था। साल 1981, ये वो साल था जब थॉमस पहली बार पॉलिटिक्स के दरवाजे के करीब पहुंचा। उसे सरकार में एक अहम पोस्ट, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंफॉर्मेशन, सौंप दी गई। लेकिन सत्ता की कुर्सी पर बैठते ही थॉमस ने सत्ता का असली चेहरा देख लिया। जब उसे लगा कि यहां पर तो सब दिखावा है, उसने तुरंत ही इस्तीफा दे दिया। 4 अगस्त को देश में तख्तापलट हुआ और इस तख्तापलट में वही जवान जो किसानों के बीच खड़ा था, देश का राष्ट्रपति बन बैठा। सिर्फ 33 साल की उम्र में थॉमस संकारा ने देश की सत्ता संभाल ली, वैसे ही जैसे इब्राहिम ट्राओरे ने संभाली है। उसने आते ही सत्ता को वो रूप देना शुरू कर दिया जिसे देखकर दुनिया दंग रह गई। उसने अपनी राष्ट्रपति सैलरी को आधा कर दिया, सरकारी बंगला छोड़ दिया
राष्ट्रपति की सरकारी गाड़ी भी छोड़ दी और आम आदमी की तरह रहने लगा। सिर्फ इतना ही नहीं, उसने सरकारी अफसरों को यह साफ कह दिया, अगर काम नहीं करोगे तो कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। उसने देश का नाम बदला, अपर वोल्टा से बना बुर्किना फासो, जिसका मतलब है ईमानदार लोगों की धरती। यह बदलाव सिर्फ नाम का नहीं था, यह था पहचान बदलने का कदम। संकारा ने स्कूल बनवाए, अस्पताल बनवाए, गांव-गांव में कुएं खुदवाए, जमीन बांटी और इन सबसे बड़ी बात, हर कदम पर खुद मौजूद रहा। और बस यहीं से उसके दुश्मनों ने अपने खेल शुरू कर दिए। थॉमस संकारा के बदलाव की आंधी इतनी तेज थी कि उसके अपने साथी भी उसमें बहने से डरने लगे थे। सत्ता के गलियारों में खलबली मच चुकी थी, क्योंकि इससे पहले किसी ने न तो सत्ता का ऐसा इस्तेमाल देखा था और ना ही ऐसा इरादा। 1984 में थॉमस ने देश में वैक्सीनेशन वीक चलाया। एक ही हफ्ते में 25 लाख बच्चों को टीके लगाए गए, वो भी उस दौर में जब अफ्रीका में हेल्थ सिस्टम लगभग ना के बराबर था। ये कोई छोटी उपलब्धि नहीं थी, ये तो जैसे मौत को सीधी चुनौती देने जैसा था। उसने महिलाओं के अधिकारों के लिए वो किया जो उस दौर में अफ्रीका में कोई सोच भी नहीं सकता था। उसने कहा, अगर देश को बदलना है तो महिलाओं को बराबरी देनी ही होगी। महिलाओं को आर्मी में भर्ती कराया, बाल विवाह के खिलाफ अभियान चलाया और महिला जनप्रतिनिधियों को सरकार में जगह दी। 1985 में थॉमस ने अफ्रीका समिट में खुलेआम कहा कि ये कर्ज हम लोग नहीं चुकाएंगे, क्योंकि ये कर्ज हमारे लोगों ने नहीं लिया है, आप लोगों द्वारा बनाए गए नेता थे, उन्होंने ये कर्ज लिया था। और ये बयान सिर्फ बयान नहीं था, ये दुनिया के सबसे ताकतवर देशों के गाल पर एक जोरदार तमाचा था। और इसके बाद वर्ल्ड बैंक, IMF और यूरोपियन यूनियन की नींद उड़ गई। और यहीं से उसके खिलाफ वो ताने बाने बुने जाने लगे, जिनका पहला धागा उसके सबसे करीबी दोस्त ब्लेस काम्पोओरे ने पकड़ा। ब्लेस और थॉमस बचपन के दोस्त थे, दोनों ने साथ जंग लड़ी, साथ तख्ता पलट किया और साथ ही सत्ता में आए। लेकिन सत्ता का स्वाद जब ब्लेस को लगा तो दोस्ती का मतलब ही बदल गया। 1987 तक आते आते अफवाहों का बाजार गर्म होने लगा। थॉमस बहुत ईमानदार है, लेकिन अब वो सत्ता के लिए खतरा बनता जा रहा है। ब्लेस के इर्द गिर्द जुटे लोग, विदेशी लॉबी से जुड़े कारोबारी, यूरोप के एजेंट और सत्ता के भूखे अफसर, सबने ब्लेस के कान भरने शुरू कर दिए। और फिर 15 अक्टूबर 1987 वो दिन आया जिसने सिर्फ एक नेता की नहीं बल्कि एक पूरी उम्मीद की हत्या कर दी। साजिश के तहत थॉमस को मीटिंग के बहाने बुलाया गया और उसी मीटिंग में गोलियों की बौछार कर दी। थॉमस संकारा वहीं उसी वक्त मार दिया गया। लेकिन क्या यह सिर्फ ब्लेस की साजिश थी या इसके पीछे कोई और भी था? यहीं से शुरू होती है इस कत्ल की असली कहानी, जिसकी परतें सालों बाद खुलती रहीं और हर बार नए सवाल खड़ी करती रहीं। थॉमस संकारा की हत्या के बाद बुर्किना फासो की सत्ता पर ब्लेस काम्पोओरे ने कब्जा कर लिया। अगले ही दिन उसने पूरे देश में इमरजेंसी लागू कर दिया और अपने भाषणों में कहा, हमने एक नई शुरुआत की है। लेकिन असली सवाल उठने शुरू हो गए। अगर ये नई शुरुआत थी तो संकारा को मारने की जरूरत क्या थी? और अगर ये सत्ता परिवर्तन था तो इसके पीछे कौन कौन शामिल था? कत्ल के ठीक बाद सेना के कई अफसरों ने गवाही दी कि उन्हें पहले से आदेश मिले थे कि आज कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन डर के मारे कोई खुलकर बोलने को तैयार नहीं था। थॉमस की हत्या के चंद हफ्तों बाद ही विदेशी कंपनियों के बड़े अफसर ब्लेस काम्पोओरे से मिलने बुर्किना फासो पहुंचने लगे। वही कंपनियां जिनके खिलाफ थॉमस ने अपने भाषणों में आग उगली थी। 1988 में यूरोपियन यूनियन और वर्ल्ड बैंक ने ब्लेस की सरकार को करोड़ों डॉलर का कर्ज दिया, बिना किसी शर्त के। कहा जाता है कि ये सौदे उस कत्ल के इनाम थे। 1990 के दशक में सामने आई दस्तावेजों में पता चला कि फ्रांस की खुफिया एजेंसी DGSE ने भी ब्लेस से मुलाकातें की थी और उसके साथ रेजिम चेंज प्लान पर बात की थी। 2006 में अफ्रीका के एक बड़े अखबार ने रिपोर्ट छापी, थॉमस की हत्या में सिर्फ ब्लेस नहीं, कई विदेशी हित भी शामिल थे। और यह सब सिर्फ इसलिए नहीं किया गया कि थॉमस सत्ता से हटे, बल्कि इसलिए कि थॉमस ने सत्ता का मतलब ही बदल दिया था। उसने सत्ता को सेवा बना दिया था और सत्ता में बैठे लोगों को यही सबसे बड़ा खतरा लगा। जांच के दौरान जब कभी किसी ने सच्चाई जानने की कोशिश की तो या तो उसे चुप करा दिया गया या फिर वो खुद गायब कर दिया गया। 1997 में थॉमस की हत्या के फाइल आधिकारिक रूप से बंद कर दी गई, बिना किसी ठोस जांच के। लेकिन जनता ने हार नहीं मानी। सड़कों पर पोस्टर लगते रहे, कातिल कौन है, सवाल उठते रहे, सच कब सामने आएगा। और दुनिया को यह समझ में आ गया था कि यह सिर्फ एक हत्या नहीं थी, ये था सच्चाई के खिलाफ रची गई वो साजिश जो सत्ता को बचाने के लिए की गई थी।
थॉमस संकारा की हत्या के करीब 3 दशक के बाद तक भी बुर्किना फासो की जनता सड़कों पर सवाल पूछती रही, लेकिन सत्ता ने हर बार वही पुराना खेल खेला, चुप्पी साध लेना। 2014 में आखिरकार वो हुआ जिसकी बरसों से उम्मीद थी। जनता का सब्र टूट गया। ब्लेस काम्पाओरे के खिलाफ देश भर में विद्रोह भड़क उठा। हजारों लोग राजधानी ओगाडोगु की सड़कों पर उतर आए। ब्लेस हटाओ आंदोलन ने पूरे सत्ता तंत्र को हिला दिया। 31 अक्टूबर 2014 ब्लेस काम्पाओरे सत्ता छोड़कर देश से भाग गया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 2015 में नई सरकार बनी और जनता के दबाव में थॉमस संकारा की हत्या की फाइल दोबारा खोली गई। 2017 में पहली बार आधिकारिक जांच शुरू हुई। जांच में कई हैरान करने वाली बातें सामने आई। पहली, थॉमस की हत्या सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं थी, उसके पीछे अंतर्राष्ट्रीय साजिशें थीं। दूसरी, हत्या की योजना कई महीनों पहले से बनाई जा रही थी और उसमें सिर्फ ब्लेस ही नहीं, सेना के बड़े अधिकारी और विदेशी ताकतें भी शामिल थीं। तीसरी, कत्ल के बाद उसके शव की पहचान मिटाने के लिए उसके शरीर को गुप्त जगह दफना दिया गया था और उसके शव पर तेजाब डाला गया था। 2019 में थॉमस के परिवार को पहली बार आधिकारिक रूप से इसकी जानकारी दी गई और 2021 में आखिरकार वो दिन आया जब कोर्ट ने ब्लेस काम्पाओरे और उसके साथियों के खिलाफ सुनवाई शुरू की। 34 साल बाद ब्लेस को दोषी पाया गया। थॉमस संकारा की हत्या में ब्लेस को उम्र कैद की सजा सुनाई गई, लेकिन ब्लेस अभी भी देश से बाहर है और अब भी सवाल वही है, क्या कभी असली कातिलों को सजा मिलेगी? क्या कभी जनता को उसका जवाब मिलेगा, या फिर यह कहानी भी सत्ता और साजिश के धुंध में खो जाएगी? थॉमस संकारा की कहानी अब सिर्फ एक नेता की हत्या की कहानी नहीं रही, यह बन चुकी थी सत्ता के खिलाफ जनता की सबसे बड़ी लड़ाई की मिसाल। 2014 के आंदोलन के बाद अफ्रीका में क्रांति की एक नई हवा चली। कई देशों में तानाशाहों के खिलाफ आवाजें उठने लगी और हर जगह एक ही नाम गूंजने लगा, थॉमस संकारा। सवाल यह नहीं था कि उसे किसने मारा, सवाल अब यह था कि उसके खून से कौन कौन अपने हाथ सेकता रहा। जांच रिपोर्ट में सामने आया कि थॉमस की हत्या की प्लानिंग में फ्रांस और कोटे डिवॉयर की खुफिया एजेंसियों का भी रोल था। यूरोपियन पावर हाउस के बीच चर्चा थी, अगर थॉमस जैसे नेता पनपने लगे तो हमारी पकड़ अफ्रीका पर से छूट जाएगी, और यही डर बना उनकी साजिशों की वजह। 2022 में एक और बड़ा खुलासा हुआ। फ्रांस के राष्ट्रपति ने माना कि उनके पास थॉमस संकारा की हत्या से जुड़े दस्तावेज हैं, लेकिन सुरक्षा कारणों से वो सार्वजनिक नहीं किए जा सकते। यानी सच अब भी कहीं बंद दराजों में कैद है। और इसी के साथ एक और डरावनी हकीकत भी सामने आई। अफ्रीका में आज भी सत्ता वही खेल खेल रही है जो दशकों पहले खेला गया था, जहां सत्ता और विदेशी ताकतें मिलकर जनता की आवाज को कुचल देती हैं। लेकिन जनता ने हार नहीं मानी। 2022 में थॉमस संकारा को औपचारिक रूप से राष्ट्रीय हीरो घोषित किया गया, उसी जगह पर जहां उसे मारा गया था। अब उसका स्मारक बना दिया गया और फिर सवाल वहीं खड़ा हो गया, क्या यही इंसाफ है? जिसे कभी गोलियों से भून दिया गया, उसे अब मरणोपरांत हीरो बना दिया गया। क्या यही सत्ता का न्याय है, या फिर यह सिर्फ एक और चेहरा दिखाने वाली चाल? कहानी खत्म नहीं हुई थी और शायद कभी खत्म होगी भी नहीं। थॉमस संकारा की कहानी सिर्फ अफ्रीका की राजनीति नहीं, पूरी दुनिया के सत्ता तंत्र का आईना है। जिस नेता ने कभी विदेशी कर्ज को ठुकराकर आत्मनिर्भरता का रास्ता दिखाया था, उसे ही सत्ता की भूख और अंतर्राष्ट्रीय साजिशों ने मौत की नींद सुला दिया। 1983 से 1987 के बीच थॉमस ने सिर्फ अपने देश को नहीं, अफ्रीका के हर उस देश को संदेश दिया जो विदेशी ताकतों की गुलामी में जकड़ा हुआ था। उसने कहा था, हम खुद पर भरोसा करेंगे, हम अपने खेत खुद जोतेंगे, हम अपनी सड़कों को खुद बनाएंगे, हमें किसी से कर्ज नहीं चाहिए। लेकिन इस सोच ने उसे अकेला कर दिया। वो विदेशी ताकतों के लिए सिरदर्द बन गया और अपने ही साथियों के लिए खतरा। उसके खिलाफ उठी हर साजिश के पीछे एक ही डर था, अगर थॉमस का मॉडल सफल हो गया तो दुनिया भर के नेता जनता से डरने लगेंगे। 1987 में जब उसका कत्ल हुआ तो यह सिर्फ उसकी जान नहीं ली गई, बल्कि उस सोच का कत्ल हुआ जो जनता को सत्ता से ऊपर मानती थी। कई साल बाद जब ब्लेस काम्पाओरे को सजा हुई तो बहुतों ने कहा, इंसाफ मिल गया। लेकिन क्या यही इंसाफ था? क्या थॉमस संकारा जैसे नेताओं का इंसाफ सिर्फ फांसी या उम्र कैद की सजा है? या फिर असली इंसाफ तब होगा जब सत्ता की सोच बदलेगी,
जब जनता को दबाने के लिए सत्ता की ताकत का नहीं, उसकी सेवा का इस्तेमाल होगा। थॉमस संकारा की मौत ने यह सवाल हमेशा के लिए खुला छोड़ दिया है और शायद इसका जवाब कभी नहीं मिलेगा। थॉमस संकारा की कहानी से एक और सच्चाई सामने आई। सत्ता सिर्फ हथियारों और साजिशों से नहीं चलती, बल्कि जनता के भरोसे से चलती है। 1990 के दशक में जब थॉमस की हत्या के बाद ब्लेस काम्पाओरे ने सत्ता संभाली, तो शुरू में लगा कि अब जनता चुप हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हर साल थॉमस की बरसी पर हजारों लोग सड़कों पर उतरते रहे। लोग मोमबत्तियां जलाते, पोस्टर उठाते और सिर्फ एक ही नारा लगाते, हम थॉमस हैं। 2000 में जब पहली बार ब्लेस के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों ने रिपोर्ट पेश की, तो उसमें लिखा गया, थॉमस की हत्या सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं थी, यह जनता के विश्वास की हत्या थी। 2014 में ब्लेस भागा तो लगा कि अब शायद मामला ठंडा पड़ जाएगा, लेकिन उसी साल बुर्किना फासो में थॉमस का नाम फिर से गूंजा। स्कूलों में उसके पोस्टर लगे, किताबों में उसके बारे में फिर से लिखा जाने लगा। 2022 में जब उसे आधिकारिक रूप से राष्ट्रीय हीरो घोषित किया गया, तब भी जनता ने यही कहा, यह सम्मान बहुत देर से आया, लेकिन इसके मायने आज भी उतने ही बड़े हैं। थॉमस का सपना था सत्ता जनता की सेवा में हो और नेता जनता के बीच रहे। आज भी उसकी तस्वीर बुर्किना फासो की दीवारों पर सिर्फ एक फोटो नहीं है, वो है उस सोच का चेहरा जिसने कहा था सत्ता जनता से डरती है और यही डर उसे जिम्मेदार बनाता है। थॉमस संकारा की कहानी किसी किताब का पन्ना नहीं, वो आज भी हर उस जगह पर जिंदा है जहां कोई गरीब अपने हक के लिए खड़ा होता है। कहते हैं कुछ नाम किताबों में नहीं, दिलों में लिखे जाते हैं। थॉमस संकारा भी ऐसा ही एक नाम बन गया था। वक्त बदलता रहा, सत्ता बदलती रही, लेकिन उसकी सोच कभी नहीं बदली। बुर्किना फासो की गलियों में बच्चे उसके किस्से सुनते सुनते बड़े हुए। जब भी कोई नेता जनता को धोखा देता, लोग कहते हमें थॉमस चाहिए। जब भी कोई सत्ता गरीबों पर जुल्म करती, तो लोग कहते थॉमस जैसा कोई खड़ा होगा। थॉमस संकारा अब सिर्फ एक नाम नहीं, एक उम्मीद बन गया था। उसकी दीवारें उसकी तस्वीर से भर गई थी और उसका सपना हर उस दिल में बस गया था जो हिम्मत से जीना चाहता था। उसे मारने वाले सोचते रहे कि वो खत्म हो गया, लेकिन सच्चाई ये थी कि वो हर उस इंसान में जिंदा हो गया जो अन्याय के खिलाफ खड़ा हुआ। वो हर उस आवाज में गूंजने लगा जो सत्ता से सवाल करने लगी। वो हर उस कदम में शामिल हो गया जो अपने हक के लिए उठता था। और शायद यही उसकी असली जीत थी। जिसे मारने के लिए बंदूकें चलाई गई थी, वो दिलों की धड़कनों में बसा और समय के साथ और बड़ा होता गया। कहानी उसी दिन से खत्म हो गई होती अगर वो सिर्फ सत्ता की कुर्सी का एक और चेहरा होता, लेकिन वो था एक सोच जो मरने के बाद भी हर दिन और मजबूत होती गई। जो लोग समझते थे कि एक गोली से कहानी खत्म हो जाती है, उन्हें थॉमस संकारा की विरासत ने जवाब दे दिया। साल दर साल बीतते गए, लेकिन उसके विचार, उसकी बातें, उसके फैसले हर आंदोलन का हिस्सा बनते रहे। हर बार जब बुर्किना फासो में कोई सत्ता भ्रष्टाचार में डूबती, जनता सड़क पर उतरती और उसके हाथों में वही पोस्टर होता जिस पर लिखा होता, थॉमस हम तुझे नहीं भूले। 2014 की क्रांति, 2021 का मुकदमा, हर बार जनता ने साबित कर दिया कि नेता बदलते हैं, सत्ता बदलती है, लेकिन एक सोच अगर दिल में बस जाए तो वो कभी नहीं मरती। थॉमस ने जिस सपने को देखा था कि सत्ता जनता की आवाज सुनेगी, उस सपने को हर साल नई ताकत मिलती रही। उसकी बातें अब भी स्कूलों में पढ़ाई जाती हैं, युवाओं के भाषणों में दोहराई जाती हैं और बुजुर्गों की दुआओं में जिंदा है। थॉमस सिर्फ एक नाम नहीं था, वो था उस जंग का चेहरा जो आज भी चल रही है, सत्ता और सच्चाई के बीच। आज भी जब दुनिया के किसी कोने में कोई सत्ता जनता को दबाने की कोशिश करती है, तो कहीं ना कहीं थॉमस संकारा की आवाज गूंजने लगती है। और यही वजह है कि उसकी कहानी कभी खत्म नहीं होती। हर क्रांति की एक चिंगारी होती है और थॉमस संकारा उस चिंगारी का नाम है जो आज भी हर दिल में जल रही है। उसकी मौत सिर्फ एक शरीर की मौत थी, उसकी सोच तो उस दिन से और मजबूत होती चली गई। साल 2022 में जब ब्लेस काम्पाओरे को अदालत में दोषी ठहराया गया, तो पूरी दुनिया ने देखा कि कितनी देर से, लेकिन इंसाफ ने दरवाजा जरूर खटखटाया।
लेकिन क्या वाकई इंसाफ हुआ? जिन विदेशी ताकतों ने उसे मिटाने की साजिश रची थी वो तो आज भी अपने ठिकानों पर सुरक्षित है। जिन्होंने सत्ता में रहते हुए इस साजिश में साथ दिया था वो भी सत्ता की मलाई खाकर रिटायर हो चुके हैं। तो क्या ये इंसाफ था या बस एक लीपापोती? थॉमस की कहानी ने यही सिखाया कि जब तक जनता अपने हक के लिए नहीं लड़ेगी तब तक सत्ता अपने खेल खेलती रहेगी। आज जब आप ये कहानी सुनते हैं तो बस एक सवाल मन में गूंजता है, क्या आज भी दुनिया किसी थॉमस संकारा का इंतजार कर रही है? क्या कभी वो दिन आएगा जब सत्ता का मतलब डर नहीं सेवा होगा? या फिर हम बस इंतजार करते रहेंगे और सत्ता हमारे सपनों को कुचलती रहेगी? कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती क्योंकि वो सिर्फ कहानियां नहीं होती, वो सवाल बन जाती हैं। थॉमस संकारा की कहानी भी ऐसी ही है। उसने अपनी जान देकर दिखा दिया कि सत्ता से लड़ना आसान नहीं लेकिन नामुमकिन भी नहीं। उसकी मौत से यह तो साफ हो गया कि सत्ता बदल सकती है, कानून लिखे जा सकते हैं, इतिहास के पन्ने पलटे जा सकते हैं, लेकिन वो इंसान नहीं बदला जा सकता जो सच्चाई के साथ खड़ा हो। आज भी जब अफ्रीका की गलियों में बच्चे उसके नाम से अपनी लड़ाई शुरू करते हैं, जब दुनिया के किसी कोने में सत्ता से सवाल उठता है, तो हर बार लगता है थॉमस कहीं ना कहीं जिंदा है। उसके नाम की तरह उसकी सोच भी कभी नहीं मरेगी। अब ये हम पर है, क्या हम इस सोच को बस एक कहानी समझकर भूल जाएंगे या फिर उसे अपनी आवाज बनाएंगे? क्या हम सत्ता से सवाल पूछने की हिम्मत रखेंगे या फिर उसी चुप्पी में डूब जाएंगे जिसने थॉमस को मार डाला था? सवाल अब भी खुला है, जवाब हमें ढूंढना है। और शायद यही थॉमस संकारा की सबसे बड़ी जीत है कि उसकी कहानी के साथ साथ उसका सवाल भी जिंदा है।